हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आइए सीधे चलते हैं मेहमानों के पास और आज की कुरुक्षेत्र की बहस की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से और सुप्रिया श्रीनिवास जी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज साफ मिल रही होगी। संबित पात्रा जी, आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से थोड़ी देर पहले, वो बड़ी, उससे लोगों को शायद थोड़ी राहत भी मिली, क्योंकि उसमें यह बताया गया कि देश में जितने नए मामले आ रहे हैं रोजाना, उससे ज्यादा मरीज रोज ठीक होकर के जा रहे हैं, यानी हमारा पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। यह भी बताया गया कि हम टेस्ट भी रिकॉर्ड संख्या में कर रहे हैं। यह बताया गया कि जो प्रदेश सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट करते थे, जिनकी वजह से यह स्पाइक भारत में देखने को मिला, उनमें भी अब मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम सुनते हैं राहुल गांधी को, जब हम सोनिया जी की बात सुनते हैं, जब हम ममता बनर्जी की बात सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आपके दावे हैं और असलियत है उसमें बड़ा फर्क है। तो मैं यही समझना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त देश की परिस्थिति क्या है कोरोना को लेकर। देखिए, मैं इसको एक अलग तरीके से आरंभ करता हूं। ये मेरे और कांग्रेस के बीच में रोज शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जो डिबेट होता है, इसके लिए लोग इंतजार नहीं करते हैं। लोग वो 4 बजे जो मेडिकल बुलेटिन आती है, जो मरीज अस्पताल में भर्ती है और जिसके आगे टीवी लगा हुआ है, वो उस बुलेटिन को जरूर देखता है, क्योंकि वो मरीज जानता है, वो डॉक्टर भी जानते हैं और उनके घर वाले भी जानते हैं, ये टेक्निकल बुलेटिन है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ बुलेटिन है। जो स्थिति है देश की, वास्तविक जो स्थिति है, वही स्थिति ये बुलेटिन दिखाएगी और उसको बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। और मैं आज खुशी के साथ कह रहा हूं कि बहुत दिनों बाद एक राहत की सांस ये देश ले रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। जिन 7 राज्यों के विषय में आज बात किया गया, उन 7 राज्यों में भी अब केस कम होने लगे। और जहां तक आपने सोनिया जी, राहुल जी और ममता जी की बात की, मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए, सुझाव देना लोकतंत्र में बुरा नहीं, बिल्कुल वेलकम है, अच्छी बात है सुझाव देना, मगर सुझाव और तंज में फर्क होता है। और आज मैं इस डिबेट में एक प्रश्न पूछ के आरंभ करता हूं, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोलूंगा। आप बताइए मुझे सौरभ जी, मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं। आप इस देश के एक बहुत बड़े एंकर हैं, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, आज से लगभग 10 दिन पहले का ट्वीट है। राहुल गांधी जी ने कहा है, ये जो कोविड है, कोविड के नाम को बदल करके मोविड रखना चाहिए और इसको हम मोविड पैंडेमिक के नाम से बुलाएंगे। ये उनका ट्वीट है, ये मौजूद है पब्लिक डोमेन में। और उन्होंने कंपैरेटिव ग्राफ भी दिया है कि किस प्रकार से विश्व में सबसे तेजी के साथ भारत देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं सौरभ जी, बाद में मैं कांग्रेस से पूछूंगा कि क्या इसे मोविड नाम से बुलाना चाहिए? क्या ये उचित है? क्या ये उचित राजनीति है? सुझाव बिल्कुल दीजिए, मगर उसे मोविड कहना कोविड को, क्या ये उचित है? मैं ये जानना चाहता हूं। भाई, उनका, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर देश के हालात बिगड़े तो ये आपकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब उनसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि देश में अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हो तो वो आपके समर्थन में ट्वीट करेंगे। इसकी उम्मीद तो मुझे लगता है आपको भी नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल सही बात है, हमारे समर्थन में ट्वीट ना करें। मैंने कहा ना, समर्थन में ट्वीट हम भी नहीं चाहते हैं, सजेशंस चाहते हैं, मगर सजेशन और तंज, उन दोनों में फर्क होता है। कोविड के नाम को बदल करके मोविड रख दिया जाए और वह भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसे ट्वीट करे, वर्ल्ड मीडिया इसको कैरी करे, मुझे लगता है ये ना केवल तंज है, ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिसको रिट्रैक्ट करना चाहिए। सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। हालांकि मैं ईमानदारी से कहूं, मैं आज का डिबेट सुप्रिया श्रीनिवास जी से शुरू करना चाहता था, वो लेट नहीं आई, वो समय पर आई। हमारा कार्यक्रम 2 मिनट पहले शुरू हो गया। तो सुप्रिया जी, आपका स्वागत है। पहले तो जो बात हमने यहां से शुरू की कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ये बता रहा है कि देश के हालात बेहतर हो रहे हैं और शायद इस दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है, वर्स्ट इज ओवर। लेकिन जब राहुल जी कहते हैं, उनका वो ट्वीट है आज का, गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। तो ऐसा लगता है कि जो बताया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से वो सच नहीं है, सच कुछ और है। देखिए, ऐसा है कि देश में कोरोना का प्रकोप कम हो, भयावह स्थिति कम हो, इन्फेक्शन कम हो, मौतें कम हो, ये कौन नहीं चाहेगा? क्योंकि मुझे लगता है हम 3 ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तीनों लोग किसी ऐसे को जरूर जानते हैं, चाहे परिवार में, चाहे मित्र में, चाहे सहकर्मी में, नात रिश्तेदार, आस पड़ोस, जो इस दर्द से जूझा है। जरूर। देखिए, एक तो होता है महामारी से जूझना और महामारी से मौत हो जाना, और एक होता है जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस सिस्टम, या जिसको आजकल सरकार, या जिसको आजकल सिस्टम कहा जा रहा है, उसकी वजह से होती है। कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन की कमी से, वैक्सीन प्रचुर मात्रा में टाइम से नहीं लगा, उससे अगर मौत होगी तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन विशेषता जो उन्होंने आज ट्वीट किया, मैं उसके बारे में जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे आप दोनों का नहीं पता, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और गंगा को बहुत पवित्र नदी मानती हूँ, मेरी आस्था है गंगा मैया में।
और जब गंगा में लाशें तैरती दिखती हैं, जब 1621 शिक्षक मर जाते हैं और सरकारी आंकड़ा कहता है सिर्फ 3 मरे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा। जब 1-1 किलोमीटर दूर तक नदियों के तटों पर शव दफन है, तो सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको छोटी सी एक बात बता देती हूं, गांव देहात में तो कोरोना जिस तरह से फैला है और जिस झुंड में लोग मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, भूल जाइए। सरकारी आंकड़े बिल्कुल गुलाबी तस्वीर वहां की दिखाते हैं। मैं आपको लखनऊ की बात बताती हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सबसे डेवलप्ड सिटी लखनऊ की बात बताती हूँ। लखनऊ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 दिन पहले तक, पिछले साल से अभी तक कोरोना से मात्र 2268 मौतें हुई थी, मात्र 2268 मौतें। लेकिन इस 1.5 महीने में, पिछले 1.5 महीने से ज्यादा, 2000 से ज्यादा मृत्यु सर्टिफिकेट इशू हुए। जब दिखाया गया कि लाशें धू-धू करके जल रही हैं, तो बोर्ड लगा दिया जाता है। आपके छुपाने से तो बातें नहीं छुप जाएंगी ना। कानपुर की आप स्थिति ले लीजिए, 8000 से ज्यादा क्रिमेशन हुए हैं भैंसा कुंडों में, और बोल दिया जाता है कि 196 लोगों की मौत हुई है। तो दिक्कत की बात यह है कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। अगर किसी नहीं, सौरभ जी, मैं एक बात खत्म कर लूं, मैं एक बात और भी कहती हूँ। हाँ। अगर आपके प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा हो रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, मौतें ज्यादा हो रही, तो इसमें किसी भी प्रदेश को तगमा नहीं मिलेगा, किसी को मेडल नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। लेकिन आंकड़ों के साथ तो जोर जबरदस्ती और जालसाजी ना करी जाए। ये वही बात होगी ना, जो बात मैंने शुरुआत जो पूछी थी, वही बात आपने कही है कि आपको ये लगता है, विपक्ष को ये लगता है कि गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, हकीकत बहुत स्याह है। संबित पात्रा जी, देखिए, विपक्ष वाले तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में तो केस कम हो गया, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा मैनेज कर लिया। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि केरल में बड़ा अच्छा हो गया केस। ममता बनर्जी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि हम बंगाल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये जो तेरा स्टेट और मेरा स्टेट का खेल हो रहा है, और सौरभ जी, ये तो आंकड़े आपके पास भी मौजूद है। मैं मौत को केवल एक आंकड़ों के रूप में नहीं देखता हूं, एक इमोशन के रूप में देखता हूं, और बिल्कुल मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी मौतें हो रही हैं, मगर आज सर्वाधिक मृत्यु अगर पूरे हिंदुस्तान में दोनों कोरोना वेव को देख के देखा जाए तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में हुई है। 60 to 70% जो केसेस आए थे इनिशियली, वो महाराष्ट्र से ही आए थे, मगर महाराष्ट्र पे तो ये लोग बिल्कुल कन्नी काट जाते हैं, चुप रह जाते हैं। और मुझे वो भी इंटरव्यू याद है इकबाल सिंह जी का, जो मुंबई के कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा था कि जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई और हमें लगा कि हाथ से विषय बाहर चला जाएगा, मैंने तुरंत फोन किया, फोन भी नहीं, मैसेज किया बल्कि, कैबिनेट सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी ने 15 से 20 सेकंड के अंदर रिवर्ट बैक किया और शाम तक ऑक्सीजन पहुंच गया। एक बहुत बड़े ट्रेजेडी को हमने अवॉइड किया। उसे कहते हैं कि अच्छा स्पिरिट। वो हमारे स्टेट के कमिश्नर नहीं है, मगर वो उसे वाकई वास्तविक रूप में एक अच्छा स्पिरिट कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में सब कुछ खराब हो रहा है और महाराष्ट्र में उद्धव जी सब कुछ अच्छा संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मौतें वहां भी हैं, मौतें यहां भी है। दूसरी बात, मैं लाशों को लेकर 10 सेकंड और लूंगा सौरभ की अनुमति से। बिल्कुल सही बात है, गंगा में, चाहे गंगा में लाशें हो, चाहे क्रिमेशन ग्राउंड के बाहर किसी भी राज्य में लाश हो, किसी को अच्छा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, बीजेपी के प्रवक्ता हम डिफेंड करने के लिए हम लाशों को देखकर हमें अच्छा लगता होगा? बिल्कुल नहीं। मगर मैं एक सवाल पूछ के और छोड़ के जाता हूं इस सवाल को आपके पास। अमेरिका में आप जानते हैं विगत साल 6 लाख, अभी तक 6 लाख से अधिक, 6,50,000 के आसपास मृत्यु हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश के बराबर की उनकी पॉपुलेशन है। विगत वर्ष से अभी तक 60-70 ऐसे रेफ्रिजरेटर, उनके ट्रक है जिसके अंदर लाख ठूसम ठूस लाशें भरी हुई हैं, अभी तक वो क्रिमेट नहीं हो पाई। ना सुनिए ना, मैं कंप्लीट कर रहा हूं ना, तो उनके मीडिया ने उनकी लाशों को उस प्रकार से दिखाया, डिस्कशन जरूर कर रहे हैं, ना उसे दिखा रहे हैं, ना ही उनके ऑपोजिशन ने कहा कि ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये एक विश्व की बड़ी त्रासदी है, मगर सारी राजनीति हमारे मैं संबित जी इस पर एक बात कहना चाहता हूं आपसे, फिर मैं सुप्रिया जी के पास जाऊंगा। सवाल ये है, देखिए बात जो आपने कही, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि भाई अगर ऐसी आपदा किसी भी देश पे आ जाए, जो बहुत विकसित हो, अमेरिका पे आ जाए, किसी पे आ जाए, वो नहीं संभाल सकता, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में केसेस के लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं हो सकती लॉजिस्टिकली। ये कई एक्सपर्ट्स बात कह रहे हैं, लेकिन ये इसकी एक्नॉलेजमेंट तो कम से कम होनी चाहिए कि अगर आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले जो हालात थे, और सुप्रिया जी इसमें ठीक कह रही है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में कोई हादसा ना हुआ हो, सबने उस दुख को झेला है, तो कोई स्वीकृति तो होगी। हां भाई, उस वक्त हालात बहुत खराब थे, हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, या हम उस वक्त सक्षम नहीं थे, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। देखिए, जहां तक जिम्मेदारी का विषय, राज्य और केंद्र सरकार,
दो सरकारें हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को वार्न भी किया, कुछ राज्यों ने अच्छा काम भी किया, कुछ राज्यों ने काम नहीं किया। उसका नतीजा सभी राज्यों को अलग अलग तरीके से हमने उसका नतीजा देखा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप खुद बताइए 20 दिन पहले या 1 महीने पहले जो सिचुएशन थी उसमें इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई? मैं कहता हूं आपको बताता हूं, मैं कहता हूं हुई है। मैं आपको 2-3 छोटे उदाहरण देता हूं और आपको ऑथेंटिक उदाहरण दूंगा। रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर आज से 1 महीने पहले, 20 दिन पहले बहुत किल्लत रहती थी। लोग ट्वीट करते थे कि हमें रेमडेसिविर की इंजेक्शन चाहिए। आज आप देखिए रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कोई कमी नहीं। आप जानते हैं क्यों? इस देश में रेमडेसिविर नहीं बनता था, केवल 11 जगह बनता था, बहुत बड़े रूप में प्रोडक्शन नहीं होता था। आप देखिए 58 प्लांट्स रातों रात बनाए गए। संबित जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरा पॉइंट था, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इन चीजों की किल्लत थी, इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। आप अपनी बात बाद में कंप्लीट करिए, मैं जरा अब तक जितना आपने बोला उस पर इनका रिएक्शन ले लूं। सुप्रिया जी। संबित जी ने यहां पर कहा, यूएस का एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है कि हमें किसी देश से अपने आप को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं उस पे हमारी मौन स्वीकृति या मौन शोध होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं, यूएस ने तो अपनी 38% से ज्यादा की आबादी को वैक्सीनेट कर लिया, 2 डोजेज से कंप्लीट वैक्सीनेशन। हमने अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया है? 4,23,00,000 को, जो 3% भी नहीं है हमारी आबादी का, 3% के थोड़ा आसपास है। 4,23,00,000 को हमने 2 डोजेज से वैक्सीनेट किया। खैर देखिए, तू मैमे का विषय नहीं है। और ये कह देना कि हाँ सिचुएशन इंप्रूव हो गई है, हम ये नकार नहीं सकते हैं कि जब जरूरत थी सरकार की, जब जरूरत थी नेतृत्व की, तो बड़ा नेतृत्व भी हमारा देश लगा। जब जरूरत थी कि लोग बिलक बिलक के रो रहे थे, बिना सुविधाओं के, बिना ऑक्सीजन के बेदम होके दम तोड़ रहे थे, तो हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार मिसिंग थी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये वही प्रदेश है जहां पर 7,343 टेस्ट एक ही फोन नंबर पे हो जाते हैं। लाशें किसी को दिखाना अच्छी नहीं लगती, बड़ा खराब लगता है लाशें देख के। सवेरे सवेरे जब वो वीडियो मैंने देखा जहां पे कुत्ता नोच रहा था लाश को, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि क्यों दिखाया जा रहा है, ये सोल्यूशन नहीं है। इसमें हम मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मीडिया कितने ही लोग गांव-गांव जाकर बता रहे हैं, स्वास्थ्य की टीमें अभी तक नहीं आई हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड में आज की तारीख में, अभी की तारीख में 2000 बच्चे 9 साल से कम की उम्र के कोरोना की चपेट में हैं। और आपको तो पता ही है ये क्यों है, और इस पर इतनी गंदी और ओछी और जरील राजनीति खेली जा रही है। मैं एक चीज और बोलना जरूर चाहूंगी, छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी। अफ्रीका समूह के जो देश है वो डेवलपिंग है, थोड़े से उसमें से लीस्ट डेवलपिंग नेशंस है, वो गरीब देश कहे जाते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज का एक एसोसिएशन बनाया, एक यूनियन बनाया, वैक्सीन ट्रस्ट, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन से लगभग 22 करोड़ डोजेज के लिए नेगोशिएट करेगा। और क्योंकि प्रचुर मात्रा में करेगा, सब साथ मिलकर करेंगे, तो वो बेटर नेगोशिएशन होगा। हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने हाथ घसीट लिया है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, और होड़ अब राज्यों में लगी हुई है कौन किससे कैसे नेगोशिएट। अच्छा, वैक्सीन पर हम लोग अलग से बात करते हैं सुप्रिया जी, लेकिन अभी आपने जो बात करेंगे जी, अगर वैक्सीन होता सौरभ जी, तो शायद ये मंजर देखने को ना मिलता। मैं कह रहा हूं हम वैक्सीन पर ही बात करते हैं, लेकिन सुप्रिया जी, आपने जब बात अपनी कही, आपने जब अपनी बात कही, आपने यूपी पर काफी बात कही। मैं कह रहा हूं ना कि ये हम लोग अपनी ये चेरी पिकिंग क्यों करते हैं अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। राज्यों, इन्होंने कह दिया कि राज्यों को कहा था, उन्होंने नहीं किया। आप राज्यों की बात आई तो आपको केवल यूपी दिखाई दिया। हालात सब जगह खराब हुए थे, केसेस महाराष्ट्र में बढ़े थे, महाराष्ट्र में बहुत मौतें हुई थी, राजस्थान में हालात खराब हुए थे, पंजाब में हालात खराब हुए थे, छत्तीसगढ़ में हालात खराब हुए थे। तो मैं यही कह रहा हूं कि इससे 10 सेकंड में जवाब बोलिए, मुझे 10 सेकंड। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोरोना की चपेट से कोई नहीं बचा है, कौन अमीर कौन गरीब कोई नहीं बचा है। और आप सही कह रहे हैं, हर जगह हालात बदतर होते चले गए, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई। लेकिन कहीं पर आपको लाशें तैरती हुई दिखी, कहीं पर आपको नदियों के तट पे लाशें दफन दिखी, कहीं पर आपको कुत्ते लाशों को नोचते दिखे, कहीं नहीं दिखे। और मैं ये भी कहती हूं, चलिए ठीक, बाकी भाजपा शासित प्रदेशों में भी नहीं दिखे। चलिए उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसा होता है? चलिए ठीक है, इसका ही जवाब देना चाहते हैं, बोलिए संबित जी। देखिए, आपको दिखा होगा कि इस प्रकार से 22 लाशों को एक साथ एक छोटी सी एम्बुलेंस के अंदर महाराष्ट्र में औरंगाबाद में डाल के ले जाया जा रहा था। आपने देखा होगा पंजाब में कैसे एक पिता अपने बेटे के लाश को अपने सर के ऊपर लेके जा रहा था। आपने देखा होगा कि इस प्रकार कूड़े के डब्बे में
झारखंड के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर 1900 रुपए ले लेकर लाशों को एक के ऊपर एक रख के जला दिया जा रहा था, ये भी आपने देखा होगा। मगर भाजपा के लोगों ने इन चीजों को प्रचारित नहीं किया, प्रसारित नहीं किया, क्योंकि हमें लगता है उसमें डिग्निटी होती है। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम यूएस से क्यों कंसर्न होंगे, यूएस से हमारा क्या मतलब है जो यूएस से हम कंपैरिजन करें कि यूएस अपने लाशों के लेके किस प्रकार से डिग्निटी दिखा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूएस को लेके आप लोग कंसर्न रहते हैं। मैं 3 अप्रैल 2021 की बात करूंगा। कोरोना के समय जब राहुल गांधी एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे निकोलस बर्न के साथ, जो कि एक जाने माने डिप्लोमेट है यूएस के, राहुल गांधी ने क्या कहा कि पूरी तरह से हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी ध्वस्त हो गया है और यूएस चुप है, यूएस इंटरफियर क्यों नहीं कर रहा है, यूएस इस पे अपना कमेंट क्यों नहीं दे रहा है। और आज आप बड़ी सुविधा से बोल रहे हैं कि हमें क्या यूएस से मतलब है। आपने कहा कि यूएस को देखिए कितने लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया और इंडिया कितना पीछे है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक इंडिया की डेमोग्राफी का सवाल है, इंडियन डेमोग्राफी इज इक्वल टू होल ऑफ यूएस, होल ऑफ यूरोप, होल ऑफ अर्जेंटीना एंड होल ऑफ ब्राजील। ये सारी देश मिलेंगी तब जाके हमारी डेमोग्राफी उनके बराबर होगी। मुझे एक यूएस के किसी भी सेनेटर का या किसी पॉलिटिशियन जो ऑपोजिशन में हो उनका उदाहरण दीजिए जिसने कहा होगा कि इस यूएस की वैक्सीन का जो है एफिकेसी नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य जो है, हमारे गवर्नर जो यूएस के स्टेट्स के गवर्नर हैं, वो ये वैक्सीन अपने परिसर में अलाउ नहीं करेंगे। हमारे देश में 4 ऐसे मुख्यमंत्री थे, 4 ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कोवैक्सीन के लॉट को वापस कर दिया, कहा कि हम लगाएंगे ही नहीं इन वैक्सीनों को। कभी यूएस में आपने ये सुना? सुनिए, अब एक एक करके जवाब दे रहा हूं ना। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुझे तो आश्चर्य हुआ, टूल किट की बात को इन्होंने मना किया था, मगर आज फिर से इन्होंने कह दिया कि उत्तराखंड में इतने सारे लोग पॉजिटिव हैं और आप जानते ही हैं किस लिए पॉजिटिव है, और आप भी जानते हैं इन्होंने कहीं ना कहीं एक स्लाई रिमार्क कुंभ के लिए पास किया। मगर आज पंजाब के मंत्री बाजवा जी ने क्या कहा है? बाजवा जी ने कहा है आज पंजाब में अगर खतरनाक मोड़ कोविड को लेकर आ गया है तो वो केवल और केवल किसान आंदोलन के लिए आया है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर में बैठे किसान रोज मर रहे हैं कोविड के लिए, और अपने गांव जब ये बैच वाइज अपने गांव जाते हैं तो गांव में कोविड फैला के आते हैं और वहां से अपने घर वालों को संक्रमित करते हैं। इन चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं कांग्रेस का, इन चीजों पे कोई नहीं बोले, केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति। जवाब ऐसा है, जालसाजी से बनाए हुए डॉक्यूमेंट के बारे में यहां बात नहीं करी जाए तो अच्छा है, नहीं तो बखिया उधर कि कैसे मेटा डेटा को जालसाज करके किया गया। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप बीच में मत बोलिए, आप बिल्कुल मत बोलिए। एक अच्छे खासे डॉक्यूमेंट को जो सेंटर, अगर हिम्मत है तो सेंट्रल विस्ता पे बात कर लीजिए, उतनी हिम्मत होगी नहीं। खैर, आप मेरे बीच मत बोलिए, अभी डिस्कशन आप मेरे बीच में मत बोलिए अभी। अच्छा, मैं संबित जी, मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज, हम लोग अच्छी बात कर रहे थे, एक दूसरे की बात सुन करके। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अहंकार मत करिए, आप मैं शांत बोलिए, बताइए। मेरे अहंकार की इतनी चिंता मत करा करिए, अपनी बेवकूफियों की चिंता करा करिए। खैर, मैं छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ सौरभ जी, यहाँ पर इन लोगों ने जालसाजी करी, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया जिसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोरोना पे, संक्रमण पे, बीमारी पे, वैक्सीनेशन पे, ऑक्सीजन पर, दवाइयों पर बहस करनी ज्यादा जरूरी है। मैं जालसाजी और जालसाज लोगों से इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन सबसे बड़ा मैं ये जरूर कहूंगी, विक्टोरिया है, मैं ये जरूर कहूंगी, आप चुप रहिए, आप जो भी है आपको पता है। मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहिए था सांकेतिक कुंभ होना चाहिए, अंततोगत्वा कहना पड़ा तो कान उमेट कर पूछना चाहिए कि भाई उत्तराखंड की सरकार ने परमिशन कैसे दी इतनी बड़ी गैदरिंग की। प्रधानमंत्री जी का कान क्या अंतर है, आप पूछेंगी प्रधानमंत्री जी का कान आप चुप रहिए, आपको सोचिए आप मरोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी का कान। अपना कान साफ कराइए, आप ईएनटी के डॉक्टर के पास जाइए, अपना कान साफ पहले मैडम, पहले दिमाग साफ करिए। मैं ये पूछना चाह रही हूं, संबित जी, ये प्रधानमंत्री जी का कान मरोड़ने, इन्होंने ये नहीं कहा, तुमने सुना नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को कान मरोड़ के ये कहना चाहिए था औरों को कि सांकेतिक कुंभ करो। इन्होंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा, मैंने भी सुनी बात। गंद भरा रहता है, दिमाग में इनका आशय प्रधानमंत्री के लिए वो बात कहने का क्या रहता है। अच्छा चलिए, अच्छा देखिए संबित जी आप उलझ जाएंगे इस बात में, थोड़ी सी सार्थक बात करें। अगर ये बीच में मेरे बोलेंगे तो मैं शो छोड़ के संबित जी प्लीज। अच्छा हाँ, सुप्रिया जी इनकी गंदी घिनौनी आदत शुरू से रही है। सुप्रिया जी अपनी बात आप कीजिए। हाँ, मैं अपनी 2 बातें मैंने कही है कि जालसाजी से जो बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, मैं जालसाज से उसके बारे में बात नहीं करूंगी। ठीक है। जो किसानों की बात यहां पर हो रही है, किसान अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं या सरकार के दम के वजह से बैठे, वो भी छोड़ दीजिए।
आप अमेरिका की बात करते हैं, चलिए अमेरिका की ही बात कर लेते हैं। अमेरिका तो हमसे एक बार सुप्रिया जी मुझे आपको मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं अभी आप काउंटर क्वेश्चन है, आपने धारा प्रवाह बोर्ड ने दिया था। नहीं, एक सेकंड सौरभ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मैं उनके पास नहीं जा रहा। पूछिएगा 1,40,00,000 लोगों को 1,40,00,000 लोगों को चाइना आज रोज वैक्सीनेट कर रहा है। हम अप्रैल के शुरुआत में 40 लाख लोगों को कर रहे थे, अब 11.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। 11.5 लाख लोगों को किसकी जिम्मेदारी है ये? अच्छा। आप सबको ब्लेम करेंगे, आप खुद कभी भी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। मेरा कहना यह है सुप्रिया जी, क्यों पड़ी? आपकी बात कंप्लीट हुई तो मैं मेरे एक दो सवालों का जवाब आप दे दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। एक सेकंड संबित जी, एक मिनट। देखिए आपने कहा सांकेतिक कुंभ होना चाहिए, आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रचार नहीं करना चाहिए था, बीजेपी को कैंपेन नहीं करना चाहिए था, बहुत से लोग आपकी बात का समर्थन करते हैं। लेकिन जब आती है बात किसान आंदोलन की, कोई भी गैदरिंग, कोई भी जमावड़ा कोरोना काल में संक्रमण का केंद्र बन सकता है। अब उसके पीछे क्या वजह ढूंढने जाएंगे, तो आज आप किसी को कहिए आप कुंभ में क्यों गए थे, वो कहता है मेरी धार्मिक आस्था है मैं तो जाऊंगा। ऐसे ही किसानों से आप कहेंगे आप क्यों बैठे हो, कहेंगे हमारा मामला है हम तो बैठेंगे। लेकिन अगर आपको अगर कोरोना संक्रमण काल में मना करना है कि जमावड़ा नहीं लगेगा, तो उसके पीछे वजह मत ढूंढिए, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। हाँ, मैं बेसिक इसको डिफरेंस भी आपको बता देती हूँ। आपने अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत भ्रम फैलाने के लिए लोग कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपने ये सवाल पूछा है। कुंभ या कोई भी जो चुनावी रैलियां हुई वो गवर्नमेंट की सहमति, गवर्नमेंट की परमिशन से हुए हैं। ये जमावड़े जो किसान बैठे हुए हैं वो मजबूर होकर बैठे हैं, वो आपसे आके मिलना चाहते थे, आपने दिल्ली की सड़कें खुदवा दी, नेशनल हाईवे खुदवा दिए, देशद्रोह के काम किए। मैं आपसे सिंपल इतना सवाल पूछता हूं सुप्रिया जी, क्या इस संक्रमण काल में कोई भी किसी भी गैदरिंग को आप जस्टिफाई कैसे करेंगी? किसी भी गैदरिंग को जस्टिफाई मैं गैदरिंग को जस्टिफाई नहीं करती हूं, मैं दोनों कॉजेज में अंतर बता रही हूं। एक सरकार की बनाई हुई है और एक सरकार की गफलत की वजह से है। परमिशन कुंभ की गफलत की है, किसानों को ना आकर मिलने देना, अपना दम और अहंकार में चूर रहना सरकार की बनाई हुई आपदा है। ये डिफरेंस है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सीधी सी बात, नहीं छोटी बात, ये जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं ना भाजपा के प्रवक्ता, ये बंद कर देना चाहिए। पढ़ लिख कर आओ, आंकड़ों के चलिए, अच्छा ठीक है, सुनो, कुछ कहो। अब जवाब मैं ले रहा हूँ आपकी बात, सुनो अब मैं जवाब ले रहा हूँ आपकी बात। हर बार पार करते हो, यहाँ पे आके मत किया करो। अच्छा ठीक है सुप्रिया जी, अब आप सुनिए, मेरे साथ बिल्कुल मत किया करो। अब आप सुनिएगा, अब आप सुनिएगा, संबित पात्रा बोले, सुप्रिया जी प्लीज सुनिएगा। इतना अहंकार की उम्र बहुत छोटी होती है, बताओ उस आदमी को, झूठ की उम्र छोटी होती है, कान का बोलो। सुप्रिया जी अब आपके सुनिएगा, वक्त है, आप इनका जवाब सुनिए, बोलिए। मूर्खता से देखिए सौरभ जी, आप तो पूरा डिबेट शुरू से फॉलो कर रहे हैं। 6:17 पे ये डिबेट शुरू हुआ, कहीं भी हमने कुंभ का नाम नहीं लिया, कहीं भी कुंभ का विषय भी नहीं आया। टूल किट में लिखा था कि कुंभ के विषय को लाना है, इन्होंने भी कहा वो फर्जीवाड़ा है। आपने इस डिबेट में देखा, जनता ने देखा, ना आपने कुंभ के बारे में पूछा, ना मैंने कुंभ को छेड़ा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कुंभ को छेड़ दिया और उसे सुपर स्प्रेडर बता दिया। 185% संक्रमण के मामले बढ़े। आप फिर ये अहंकार छोड़िए इनको। देखिए सौरभ भाई, मैं शांति से सुन रहा था, इनको कहिए ये चिल्लाना बंद करें। सौरभ भाई, सुप्रिया जी डिबेट आप इनकी इसी बात को काउंटर कर लीजिएगा, मैं इनके बाद आपके पास आऊंगा, आप समय लेकर जवाब दीजिएगा। अच्छा एक मिनट संबित जी, सुप्रिया जी आप समय लेकर जवाब दीजिएगा, छोड़ के चले जाओ, आप बोलिए। संबित जी बोलिए। चिल्ला रही हैं। आप जाओ ना, तुम जाओ, कोई नहीं जाएगा, मैं चली जाऊंगी ना आप जाएंगी ना आप जाएंगे, डिबेट पूरा करेंगे, हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय है। सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज, ये गाली गलौज करने यहाँ पे। अच्छा संबित जी अपनी बात आप जो कह रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए। झूठ सुनते हैं, कंप्लीट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुप्रिया जी आपसे। सुप्रिया जी देखिए आपको भी खराब लग रहा था जब ये बोल रहे थे। सौरभ जी मुझे भी एग्जैक्टली इसीलिए मैं बीच में बोल रही हूँ। अब हो गया ना, चलिए अब तो बात बराबर हो गई, अब तो प्लीज आप समझा दिया, आप चुप रहूंगी। इनको दिखाना चाह रही थी बीच में बोलने से क्या होता है। इन्होंने कहा कि वो टूल किट फर्जीवाड़ा था, मगर आज इंडिया टीवी के इस डिबेट में मैंने प्रूफ किया कि ये टूल किट जो था कांग्रेस का बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट था। क्योंकि आप देखिए खुद जो कुंभ का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था डिबेट में। सुपर स्प्रेडर कह के कुंभ को लाके उत्तराखंड के लिए खड़ा करना, और जब एंकर ने पूछा, आपने पूछा कि कुंभ और पंजाब के जो किसान हैं, तो उन्होंने कहा कुंभ तो बहुत खराब है, कुंभ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर हाँ किसान आंदोलन अलाउड है, वो बिल्कुल हो सकता है। तो टूल किट के हिसाब से ये लोग काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन्होंने कहा कि चीन 1 करोड़ और 14 लाख वैक्सीनेशन रोज दे रहा है। आप इनसे पूछिए क्यों ये चीन को बचाने के लिए इतना दौड़ के क्यों आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि माँ बेटे ने जो एमओयू साइन किया, कंपेयर कर रहे हैं। संबित जी थोड़ा रीजनेबल बात कीजिए।
वो कंपेयर करेंगे कि आप 11 लाख लगा रहे हैं। आप एक मिनट सुप्रिया जी, मेरा सवाल इनसे 10 सेकंड बोलने दिया जाए। रुक जाइए। इनका कहना, अच्छा सुनिए, मैं पूछ रहा हूं ना सवाल इनसे, सुनिए ना, जहां आप चीन की बात फैक्चुअली कुछ गलत होगा मैं इंटरव्यू करूंगा। चीन कोई आंकड़े जारी नहीं कर रहा है। चीन हवा में कह दे कि मैं 14 मिलियन को यहां पर वैक्सीनेट कर रहा है। चीन हवा में कह दे वुहान के लेबोरेटरी से कुछ नहीं निकला। चीन पहले कह रहा था कि मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। चीन वुहान से सारे के सारे फ्लाइट हर देश में भेज रहा था। क्यों? आंख बंद करके चीन को सपोर्ट कर देना है, चीन के हर डाटा को विश्वास कर जाना है और इंडिया की सरकार के खिलाफ आग्रह करना है। यही टूल किट है इनका। चीन या आपने चीन की बात की। आप 14 करोड़ लोगों को चीन, 1 करोड़ 40 लाख लोगों को चीन यहाँ वैक्सीनेट कर रहा है। अच्छा संबित जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा चीन के आंकड़ों पर आप बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। हम नहीं करते, भारत सरकार के आंकड़ों पर। मैं तो चीन पे कुछ भी, मैं कह रहा हूं हम भारत सरकार के आंकड़ों पर तो विश्वास करें। आज हम 11 लाख वैक्सीन क्यों लगा रहे हैं? हम तो 40 लाख लगाया करते थे, आज हम 11 लाख क्यों लगा रहे हैं एक दिन में? मैं इसका उत्तर देता हूं। मुझे थोड़ा 10 सेकंड दीजिए इसमें। बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। आज अगर हर दिन 1 करोड़ लोगों को आज अगर हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होगा तो बहुत इससे बढ़िया कोई परिस्थिति नहीं। जब ये वैक्सीनेशन का फेज 1 फेज 2 आरंभ हुआ, वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण आपने देखा होगा डॉक्टर, नर्सेज और जो पैरामेडिक्स थे उन्होंने भी मात्र 45 to 50% ही वैक्सीन लगाया, क्योंकि इस प्रकार की वैक्सीन हेजिटेंसी यहां फैलाया गया। मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया, हमको वैक्सीन नहीं लेंगे। आप देखें एक्सपायरी डेट 1 महीने का होता है वैक्सीन का। और तो और पूरा आंकड़ों के साथ नड्डा जी ने भी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी, मैं बता दूं आपको, और ये जनता को जानना चाहिए, बार बार जानना चाहिए। मई के महीने में 11 करोड़, जून के महीने में 11 करोड़, जुलाई के महीने में 15 करोड़, अगस्त के महीने में 37.8 करोड़, सितंबर के महीने में 52.9 करोड़, अक्टूबर के महीने में 54.3 करोड़, नवंबर के महीने में 61 करोड़, दिसंबर के महीने में 63 करोड़। ये हमारी टोटल वैक्सीनेशन फ्लो है। तो आपने दिसंबर तक का बता दिया, आगे क्या होगा? सवाल यह है कि अभी क्या हुआ, जनवरी से लेकर अभी तक क्या हुआ, वो अभी का विषय। अभी कितनों को लग रही है? बहरहाल जवाब ले रहा हूं आपकी बात का, बोलिए सुप्रिया जी। बार बार हेजिटेंसी का नाम लेते हैं, तो क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी ये सोच के बनाई थी कि हेजिटेंसी रहेगी? जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है वहां पर वैक्सीन की किल्लत पड़ गई, इससे बुरा क्या हो सकता है? सबसे पहले तो स्टेट क्रिएटेड डुओपोली करी, उसके बाद आपने फॉरेन कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब स्पुतनिक को अलाउ किया, वो जुलाई अगस्त तक ही बना पाएगा। सीरम और भारत बायोटेक भी रैंप अप जुलाई अगस्त तक ही कर पाएगा। अब मुझे यह बताइए, हमने अपनी पहली वैक्सीन का ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, जबकि बाकी दुनिया के देश अक्टूबर से लेके अगस्त से लेके अक्टूबर तक अपने तीनों राउंड ऑफ वैक्सीन ऑर्डर दे चुके थे। हमने पहला ऑर्डर 1 करोड़ 60 लाख के लिए दिया। अब मुझे एक और बात बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दीजिए। तब सरकार ने कहा बिल्कुल बकवास है। WTO में जाके कहा पेटेंट हटाओ, सुप्रीम कोर्ट पे कहा पेटेंट नहीं हट सकता, फाइनली माना कि पेटेंट हटाया जाए। आपने 1.25 महीने का वक्त क्यों बर्बाद किया? इसका जवाब कौन देगा? आज अगर देश में ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा होता तो यह भी एनेक्डोटल और आधिकारिक डेटा है कि जिनको वैक्सीन लगा है और उनको इन्फेक्शन हुआ भी है तो इजी वे में निकल गया है, उनको इतना बड़ा सुप्रिया जी मैं एक बात क्यों हमने वो सुरक्षा कवच नहीं दिया? मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, आपने जितने विषय उठाए, ऐसा तो नहीं है कि विषय से पहले नहीं उठे, हमने कई बार इस पर बात की है। वैक्सीन क्यों देर से लग रही है, या ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, या पैंडेमिक को क्यों नहीं पहले आपने देखा कि आ रहा है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं। मेरा कहना है कि अगर आज विपक्ष इनसे ये पूछे कि भाई ब्लैक फंगस को लेकर आपकी क्या रणनीति है, एक नया पैंडेमिक क्रिएट हो रहा है, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। आज ये जरूरी नहीं है कि आप जो 4 महीने पहले हुआ उसकी बात करें या अगले महीने जिसकी जरूरत पड़ सकती है उसकी बात करें। ब्लैक फंगस है, वैक्सीनेशन बढ़ेगी तो कहां से आएगी? तीसरी बात, अभी हमारे पूरा कंट्री लॉकडाउन में है, केसेस कम हो रहे हैं, अच्छी बात है। लॉकडाउन खोलेगा तो फिर केसेस बढ़ सकते हैं। हम लोग इस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सवाल तो सुन लीजिए। चलिए मेरा 10 सेकंड में वही सवाल, 10 सेकंड इनके, संबित जी इनके 10 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड सुप्रिया जी। मेरा सवाल यही है सौरभ जी कि अभी तक तो आपके कुप्रबंधन से जो लाशें गई, जो जिंदगियां गई, जो लाशें बनी, ठीक है, अब आगे क्या है? ठीक बात है। अब हर वैज्ञानिक कह रहा है
कि बच्चों को बहुत बड़ा खतरा है। हमारा पीडियाट्रिक सिस्टम पूरा हेल्थ केयर का क्या तैयार हो रहा है? क्या हम आगे के लिए सोच रहे हैं? ब्लैक फंगस की दवाइयों में भी जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। तो क्या हर बार जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसकी किल्लत होगी, उसकी कालाबाजारी? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपके इस सवाल से पूरी तरह सहमत हूं। यह सवाल पूछे जाने चाहिए कि आगे की तैयारी क्या है, संबित जी। चलिए देखिए, मैं तो पहले ब्लैक फंगस के विषय में बताऊंगा, फिर बच्चों पे भी आऊंगा। ब्लैक फंगस को लेकर देखिए, उसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन है और ये पहली बार इतने बड़े तादाद में विश्व में कहीं देखा गया है। पहले बहुत कम होता था, इतना कम होता था कि हिंदुस्तान में मात्र 3,80,000 डोज ही एम्फोटेरिसिन बी जो मेडिसिन है, एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल ड्रग है, उसका निर्माण होता था और मुख्यतः 4 कंपनियां ही उसको बनाती थी। जब अचानक से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले म्यूकोरमाइकोसिस शुरू हुआ, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मुझे पता नहीं राहुल गांधी ने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं, बाकी वैज्ञानिकों ने यह प्रेडिक्ट नहीं किया था कि म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना है कोविड में। तो यह हुआ, जब हुआ तो भारत सरकार ने तुरंत पूरे विश्व में जितने एम्फोटेरिसिन बी थे उनको निर्यात करने के लिए 3 लाख एम्फोटेरिसिन बी भारत से बाहर बाकी देशों से निर्यात किए हैं, जो 31 मई तक पहुंचेंगे। भारतवर्ष में जो 3.8 लाख डोजेस थे उनको प्रोक्योर किया है और उसके साथ साथ 6 और यूनिट्स एम्फोटेरिसिन बी बनाने के लिए 6 यूनिट्स और लगाए गए हैं। और ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, इसलिए फैक्ट्री से, प्लांट से निकल करके डायरेक्टली ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। वो आंकड़े पढ़ना नहीं चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र को MS भारत सीरम से 14,000, माइलान फार्मा से 2500, कुल मिलाकर के 16,500 इस महीने, मई के महीने में 16,500 वायल्स एम्फोटेरिसिन बी के दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एम्फोटेरिसिन। अब मेरा ब्लैक फंगस पर ही आपसे सवाल है संबित जी, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, इसीलिए आपने कहा कि इसकी जो दवा थी वो आप लोग अरेंज कर रहे हैं, उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं आपकी इस बात को, क्योंकि काउंटर करने के लिए फिलहाल कोई डेटा नहीं है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। सवाल यह है कि अब एक्सपर्ट्स ही बता रहे हैं कि भाई ये जो कोरोना का ट्रीटमेंट, हैवी ट्रीटमेंट से जो लोग गुजरते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है ब्लैक फंगस। हमारे देश में कोरोना के ट्रीटमेंट का एक सेट प्रोटोकॉल अब तक क्यों नहीं बन पाया? अगर बना है तो अब क्यों बन पाया? हम लोग पिछले साल से जो है प्लाज्मा थेरेपी यूज करते हैं, आज कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी कामयाब नहीं होती है, इसको हटा दिया गया। हम लोग स्टेरॉइड्स, डॉक्टर स्टेरॉइड्स यूज कर रहे थे, अब कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स यूज मत करो, कम से कम करो, नहीं तो ब्लैक फंगस हो जाएगा। ये एक टेक्निकल विषय है, आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। देखिए, जहां तक कोरोना का विषय है, ये केवल हमारे देश का ही नहीं, कंफ्यूजन WHO के लेवल में और पूरे विश्व के लेवल में रहा है। आज आपने न्यूज देखा होगा कि WHO ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से रेमडेसिविर को भी ड्रॉप कर दिया है। अर्थात अब कोरोना में रेमडेसिविर भी यूज नहीं होगा, रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, ये WHO ने स्ट्रिक्टली कह दिया है। आपको याद होगा जब कोरोना आरंभ हुआ था तो WHO ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसका तो कोई एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड होता ही नहीं है, इसलिए मास्क की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले तो उन्होंने यह भी कह दिया था ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। और देखिए, ये जो प्रोटोकॉल्स बदलते हैं, इसमें ICMR, WHO और वर्ल्ड की जो हेल्थ बॉडी है, जो डॉक्टर्स की बॉडी है, वो ये डिसीजन लेते हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं लेता है। और ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। वाकई ये पहली बार इस प्रकार का पेंडेमिक आया है, तो ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। और मुझे हिंदुस्तान के डॉक्टरों के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के ले रहे होंगे। मगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको पता होगा परसों क्या हुआ है। कर्नाटक में और कुछ राज्यों में कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस की विंग है, उन्होंने एक होम किट डिलीवर किया है, आइसोलेशन किट। उस आइसोलेशन किट में आप देखिएगा कि पैरासिटामोल है, उस आइसोलेशन किट में लिम्जी अर्थात विटामिन C है, और उस आइसोलेशन किट में स्टेरॉइड्स भी है। जबकि स्टेरॉइड आप आइसोलेशन किट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेरॉइड कंज्यूम करने, और वैसे भी स्टेरॉइड ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, कोई भी व्यक्ति खरीद करके स्टेरॉइड नहीं खा सकता है। मैं तो कांग्रेस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार से आइसोलेशन अच्छे बनने की कोशिश में आइसोलेशन किट में जवाब दीजिए इस बात का, आपने गंभीर विषय उठाया है इसका जवाब। हाँ बोलिए सुप्रिया जी, 2 विषय आए यहाँ पर, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और उनका आरोप जो यूथ कांग्रेस पर लगाया उन्होंने। देखिए, कोई भी जो डायनामिक बीमारी होती है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले रेमडेसिविर था, पहले प्लाज्मा थेरेपी था, वो दोनों चीजें अब चेंज हुई हैं। हमने लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीनेशन अलाउ किया है, प्रेग्नेंट वुमेन को अभी तक नहीं किया है। तो ये सब डायनामिक चीजें हैं, इस पर जितनी जल्दी डिसीजन हुआ जाए अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि जैसे पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने एपिडेमिक घोषित किया है ब्लैक फंगस को, क्योंकि उसके बारे में जानकारी कम है, उसके बारे में ट्रेंड प्रोफेशनल्स कम है, उसके बारे में दवाइयों की दिक्कत है।
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें लीड ले और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें बताता है कि किल्लत रहती है कई सरकारों ने, राज्य सरकारों में, जिसमें मेरा अपनी जानकारी की कुछ भाजपा शासित प्रदेशों ने भी ग्लोबल टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है ब्लैक फंगस की मेडिसिन का, कि उनको डायरेक्टली वो प्रोक्योर किया जा सके। अब जहां तक मदद की बात है, अगर आप आगे बढ़ के मदद करते हैं लोगों की, तो उसमें भी भाजपा को दिक्कत है। जब भाजपा के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे अंताक्षरी खेलते होते हैं, तो हमारे ही यूथ कांग्रेस के लोग मदद करते हैं। स्टेरॉइड का होना या ना होना मैं नहीं जानती हूँ, अगर स्टेरॉइड उसमें है तो मैं बिल्कुल उन तक मैसेज ये पहुंचाऊंगी कि ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर्स के सुपरविजन में होना चाहिए। मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगी। चलिए, आप ये कह रही है कि आप इसकी जानकारी लेकर के अगर ऐसा है तो आप इसको दुरुस्त कराएंगे। जी हाँ, लेकिन कर्नाटक में जिस विभत्स रूप से कोरोना फैल रहा है उसके बारे में चिंता का विषय बहुत गंभीर है। अच्छा, चलिए, अब मैं दूसरा एक विषय उठा रहा हूं, संबित जी इनका जवाब दीजिएगा। दूसरा, जो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे कोरोना की वजह से, या परिवार में एक अर्निंग मेंबर था वो चला गया, तो ऐसे बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दी जाए, ये उन्होंने मांग की है। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, मैंने कहा ना, कंस्ट्रक्टिव सुझाव बुरा नहीं है, मगर मुझे इसमें दो विषय रखने हैं। नंबर एक, उस चिट्ठी को मैंने पढ़ा है, उस चिट्ठी में भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट लगा कि राजीव गांधी जी का सपना था जवाहर नवोदय विद्यालय। मुझे लगता है इसको राजनीतिक और एक परिवार का रूप देने की आवश्यकता नहीं थी। आप कह सकती थी कि ऑर्फन्स के एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात है, एजुकेशन राज्य सरकार का भी विषय है, और देखिएगा जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं सबने ये घोषणा की है। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, 5,000 रुपए का पेंशन जो भी बच्चे यतीम हुए हैं, जो भी बच्चे ऑर्फन हुए हैं, अनाथ हुए हैं, उनको आजीवन दिया जाएगा और उनकी शिक्षा मुफ्त होगी। ठीक उसी प्रकार हमारे सभी राज्यों ने, जहां भी भाजपा की सरकार है, और कल मैंने सुना कि दिल्ली सरकार ने भी इस प्रकार का घोषणा किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की सरकार भी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो भी सोनिया जी की चिट्ठी तो उनको भी गई होगी, तो वो इसको फॉलो करे। बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छा रहेगा। लेकिन आपको इस सुझाव से कोई प्रॉब्लम तो सौरभ जी? नहीं, मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव सुझाव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे राज्य तो ऑलरेडी कर रही है, हमारे राज्य ने ऑलरेडी इस बात को मान लिया है। मतलब चिट्ठी से पहले ही हमारे राज्य कर, शायद मध्य प्रदेश को देखकर सोनिया जी ने चिट्ठी लिखा है, मगर मुझे अफसोस सिर्फ इतना है कि उसमें भी राजीव जी, जवाहरलाल नेहरू जी चिट्ठी में भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। बोलिए। अच्छा, मैं एक मिनट आ जाऊं। बोलिए। अब यही है ना कि आंख पे पता नहीं कौन सा चश्मा पड़ा है, दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर चिट्ठी इतनी बार पढ़ी है, हम तो अंधे हैं, चिट्ठी मेरे सामने खुली है, पता नहीं आप क्या है। अंधों की प्लीज इतनी ना मत करिए, अपने आप को उनसे कंपेयर करके। हाथ जोड़ती हूँ आपसे, अंधों की इतनी बदसलूकी ना करिए। अच्छा, मैं बोलना चाहती हूँ सोनिया जी की चिट्ठी में अंधे बुला कर, समझी? आप दिव्यांगों के प्रति इतना अहंकार मत रखिए मैडम। में से और लिखा हुआ है वन ऑफ माय हस्बैंड्स प्रिंसिपल्स राजीव गांधी सब लिखा हुआ है। अच्छा संबित जी, आपकी बात का काउंटर था ये जो बोलना चाह रही है। काउंटर करिए, मगर ये अंधे हैं, कौन सा चश्मा, ये सब। अच्छा, वो पॉइंट पे आ रही है, सुन लीजिए, फिर आप भी जवाब दे पाएंगे। अभी है मेरे पास 2 मिनट, मेरे पास 2 मिनट है, बोलिए। अंधे हैं, ये सब कहने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया जी, आप प्लीज मुद्दे पे बोलिए। सौरभ जी, मैंने बोला था चश्मा क्या पहनते हैं, मैंने अंधा शब्द प्रयोग भी नहीं किया था। मेरी सेंसिटिविटी ऐसी है नहीं, परवरिश ऐसी है नहीं कि मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करूंगी जो ये लोग करते हैं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। अच्छा, आप जवाब दीजिए। सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें एक शब्द जवाहर जी के नाम का नहीं है। जवाहरलाल नेहरू नाम ही नहीं है उसमें। जवाहर नवोदय भी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि मेरे पति की एक लेगेसी थी जिसको वो चाहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बने, और इसका उन्होंने उल्लेख किया। इसमें कौन सा, और एडवर्टाइजमेंट की वो लोग बात कर रहे हैं जो अभी भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? मेरा अपना मानना है कि सौरभ जी, इनका आरोप ये है, मैं एक बार आरोप रिफ्रेश कर दूं सुप्रिया जी। आरोप ये है कि ये पॉइंट स्कोरिंग थी, ये पॉइंट स्कोरिंग थी। ये लोगों की नजर में अच्छा दिखने के लिए चिट्ठी दी गई है, क्योंकि राज्य ये काम कर ही रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने घोषणा कर दी कि भाई जिस बच्चे के माता पिता नहीं रहे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं परवरिश की। देखिए, बहुत सारे राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान तो लोगों का क्रियाक्रम करा रहा है, बसों से लोगों को अस्थियां विसर्जन करने के लिए अगर काशी जाना चाहते हैं उसका भी इंतजाम कर रहा है। तो इसमें मत बताइए कौन क्या कर रहा है, सब राज्य कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ जो यहाँ पे झूठ बोला गया, पहला झूठ जवाहरलाल जी, उनका कहीं नाम नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी त्रासदी हमारे देश में होगी, जो बहुत सारे बच्चे अपने अभिभावकों को खो देंगे, और उससे जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा। जो मिडिल क्लास लोगों को, अभी एक
रिपोर्ट आई है जिसमें है कि कितने 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीब हो जाएगा मिडिल क्लास, क्योंकि दवाइयों पर इतना खर्चा हो रहा है, इलाजों पे खर्चा हो रहा है। मेरे पास समय कम है, आपकी बात का उत्तर लेना जरूरी है। संबित पात्रा जी, इस व्यक्ति को अगर संबित पात्रा जी, लास्ट झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। झूठ जो बोला गया यहाँ पर जवाहरलाल जी के नाम पर जो झूठ बोला गया वो गलत है, उसके लिए माफी मांगे। ओके सुप्रिया जी, एक शांति से सुन लीजिए। बोलिए। देखिए सौरभ भाई, आपने भी कहा ना जवाहर नवोदय विद्यालय, ये आंखों में काला चश्मा और पहनकर राजीव गांधी जी का नाम है कि नहीं देखना चाहते हैं। देखिए देखना चाहते हैं। आपने जवाहरलाल जी का नाम कहा था, है वहां पर? सुप्रिया जी समय जा रहा है, समय जा रहा है, एक बार बात तो सुन लीजिए इनकी, बात कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। झूठ बोलने से बात समझ कंप्लीट है होने दीजिए। झूठ बोलता है और अहंकारी इनका गहना नहीं सुनूंगी। ये बदतमीजी और अहंकारी का गहना पहन के आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चिट्ठी निकालने की जिस पर आप लोग बात कर रहे हैं। बताइए, आप बदतमीज हैं, आप अहंकारी हैं, आप पर्दाफाश नहीं कर सकती हैं, इसलिए भांडा फोड़ते रहिए, आप अपनी माथा को पटक पटक भांडा फोड़ूंगी क्योंकि तुम इनको शांत करिए जरा। झूठे निर्मम क्रूर पढ़ाई करिए। सुप्रिया जी, संबित जी, सुप्रिया जी, इतनी अच्छी बहस हुई, इसमें इतना पर्सनल आरोप लगाने की आपको किसी को राजीव गांधी जी आप लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बहुत गंभीर विषयों पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जी के लिए झूठ क्यों बोला? अहंकार से भरी हुई महिला, झूठ क्यों बोला? जरा इनको शांत करिए सौरभ जी। सुप्रिया जी, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, आपने कहा इन्होंने गलत फैक्ट रखा, आपने कहा इन्होंने गलत फैक्ट रखा। मुझे बोल लीजिए एक मिनट, मुझे बोल लीजिए एक मिनट। अरे सुप्रिया जी, आपने जो बात बोला उसका जवाब तो दे। जो बात आपने जो बात जिसकी ओर इशारा किया उसका जवाब तो कोई देगा ना। अरे ये नहीं वो चिट्ठी, आप मौका देंगे तो मैं चिट्ठी पढ़ दूंगा। अरे आप मौका देंगे मैं चिट्ठी पढ़ दूंगा, चिट्ठी निकाली है मैंने। जवाहरलाल नेहरू का नाम है। ये कितना अनकोर्टियस। समय मेरे पास इतना ही था। खैर अच्छी चर्चा चल रही थी, अंत में अगर हम लोग इस तूतू में ना फंसते तो बहरहाल समय खत्म हो गया। संबित पात्रा जी, सुप्रिया श्रीनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।